बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रोती हुई लड़की को देखकर मैं उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। एक बुढ़ा आदमी और उसके दाएं तरफ खड़ी लड़की जो कि ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रही हो? उस बुढ़े आदमी ने मुझे सर से पांव तक देखा और 50 रुपए का नोट मेरे कटोरे में डाल दिया। मगर मेरा सवाल वहीं खड़ा था। उस लड़की की आंखें सुर्ख हो रही थी। मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, क्या बात है? तो उस आदमी ने कहा, कुछ नहीं, मेरी बेटी है, वापस ससुराल जा रही है तो इसीलिए रो रही है। मेरा दिल भी उस लड़की के लिए नर्म हुआ। मैंने उसको तसल्ली दी और कहा, रोते नहीं है, ऐसी हालत में सफ़र मुश्किल हो जाएगा। वैसे जाना कहाँ है? मैंने ये सवाल उस बुजुर्ग आदमी से किया। एकदम उसके चेहरे के तासुरात बदल गए और उसने बाजू से पकड़कर उस लड़की को ट्रेन में बिठा दिया। मैं वहीं दंग खड़ी की खड़ी रह गई। ट्रेन चल पड़ी। मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। रोज का काम था। अगले दिन मेरी तबीयत कुछ बोझल थी, इसीलिए मैं पुल के नीचे लेटी रही। जो लोग मुझे पहचानते थे वो पुल के नीचे आकर ही मुझे भीगते रहे थे। अचानक ट्रेन जाने का शोर हुआ। सब लोग ट्रेन की तरफ भागे और मेरे हाथ पर कोई चढ़ गया। मैं इस अचानक अफ्ताब पर दर्द से बिलबिला उठी। मगर जब तक मैं उस इंसान को रोककर कोई शिकवा करती, वो भीड़ में गुम हो चुका था। मैं मेज पर बैठ गई और चलती ट्रेन पर चढ़ते हुए लोगों को देखने लगी। मुझे वही कल वाला बाबा ट्रेन में नजर आया। मैंने सोचा कि कल तो ये बाबा गया था बेटी को छोड़ने, आज फिर कहाँ जा रहा है? मैंने जरा गौर से देखा कि शायद उसके साथ उसकी हामला बेटी हो, मगर बाबा के साथ कोई और खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। मुझे हैरत हुई। ट्रेन तो चली गई, मगर मैं यही सोचती रह गई कि बाबा इस उम्र में सफर कर रहा है, वो भी अकेले, कहाँ जा रहा होगा? मेरा तो रोज का मामूल था। हजारों लोग यहां से ट्रेन में सवार होते थे, मगर उस बाबा का तर्ज कुछ खटक रहा था मुझे। कुछ तो ऐसा था जो उस बाबा की तरफ मुतवज्जा करवा रहा था। अगले दिन किसी अफसर के आने की वजह से स्टेशन पर पुलिस की काफी सख्त नजर थी। काफी अफसर नए तैनात हुए थे। मेरा क्या था, भिकारन यहां से वहां बस। मैं नलके से पानी पी रही थी जब मुझे कुछ सुनाई दिया। मैंने पलट कर देखा तो कोई आदमी उन पुलिस वालों की यहां आमद की वजह पूछ रहा था। दूसरे आदमी ने बताया कि कोई अफसर आ रहा है, कोई बदमजगी न हो इसीलिए एहतियातन ये लोग यहां तैनात हैं। उस आदमी ने कहा, अच्छा तो कब तक यहां तैनात रहेंगे? उसकी बात सुनकर दूसरे आदमी ने कहा, जब तक उनकी मर्जी। तुम क्यों इतना पूछ रहे हो? इस सवाल पर अगले बंदे ने हंसते हुए कहा, नहीं बस इतने लोग देखे तो पूछ लिया। वो लोग जब पलटे तो उस बंदे को देखकर मैं पल में पहचान गई। ये तो वही बाबा था जो अपनी हामला बेटी को छोड़ने गया था। मैं जल्दी से उस बाबा के पास गई और बोली, आपकी बेटी पहुंच गई? मेरे अचानक रोककर सवाल करने पर वो बुजुर्ग घबरा गया और मुझे गौर से देखते हुए बोला, कौन सी बेटी? मैंने कहा, अरे बाबा जो परसों तुम्हारे साथ खड़ी रो रही थी, वो बेटी। उस बाबा ने मेरे साथ से गुजरते हुए कहा, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं पागल लोग। मैं अपना सा मुंह लेकर चुप हो गई। मैंने उस बाबा को जाते हुए देखा। पता नहीं क्यों मुझे अजीब लगा। वो बाबा काफी उम्र रसीदा लगता था और उसके चलने की रफ्तार काफी तेज थी। इस दुनिया के रंग ही निराले। मैं तो बस अपना वहम समझती हुई काम पर लग गई। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे। उस दिन दोपहर के वक्त मैं धूप से बचकर पटरियों के साथ बैठी थी। एक आदमी चेहरे को रुमाल से ढांपे हुए स्टेशन पर यहां से वहां चक्कर लगा रहा था। एक दो बार तो मैंने समझा कि शायद कोई मुसाफिर है जो ट्रेन का इंतजार कर रहा है, मगर वो बार बार एक ही प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। इस स्टेशन में मैं 5 साल से भीख मांग रही थी। मुझे अब तो मुसाफिरों की भी पहचान थी। वो कौन था मुझे नहीं मालूम। मैंने सोचा कि जाकर उससे वजह पूछ लूं, क्या वजह है, कोई परेशानी ना हो। शायद वो रास्ता भूल गया हो। मैं अपनी चादर संभालती हुई पुल के उस पार जाकर पहुंची। वो इंसान बार बार झांक झांक कर पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ, किसी की तलाश है क्या? मेरे सवाल करने पर वो एकदम उछल पड़ा। मैं चूंकि उसके करीब खड़ी थी तो अब उसको सही से देख सकती थी, मगर उसने रुमाल से मुंह ढांप रखा था और काला चश्मा आंखों पर लगा रखा था। कपड़े भी बस खास नहीं थे। मैं उसका जायजा लेकर जवाब की मुंतजर थी, मगर वो मुझे देखने लगा। मैंने कहा, क्या बात है, बताओ, क्यों यहां से वहां जले पांव की बिल्ली की तरह चक्कर काट रहे हो? कोई मसला है तो वो रहा टिकट घर, वहां जाकर बात करो। वो आदमी सर हिलाकर टिकट घर में घुस गया। मैंने सोचा कि शायद कोई अनजान होगा, इसीलिए टिकट की वजह से परेशान था। चलो किसी के तो काम आई मैं। उस आदमी को भेजकर मैं वापस पुल के उस पार चली गई।
थोड़ी देर बाद वो आदमी भी टिकट घर से निकलता हुआ नजर आया। रोज बहुत से मुसाफिर आते थे, मगर वो बाबा एक दिन छोड़कर दूसरे दिन स्टेशन पर किसी हामला औरत के साथ आता रहा और फिर अचानक ये सिलसिला रुक गया। एक दो दिन तो मुझे याद रहा, फिर मैं भी भूल गई। मगर कल रात एक अजीब वाकया रोनुमा हुआ। रात के तकरीबन 12 बजे हर तरफ सन्नाटा था। मैं भी पुल के नीचे सिमटी हुई लेटी थी। अचानक एक साया मेरी तरफ से गुजर गया। मैं समझी कि शायद कोई स्टेशन का मुलाजिम होगा जो कि देखभाल के लिए आया होगा। अक्सर वो आता था। मैं करवट बदलकर सो गई, मगर फिर मुझे किसी की शोर की आवाज आई। मैं होश में आई और उठकर देखने लगी तो वही स्टेशन का मुलाजिम था। मुझे जागता देखकर वो बोला, खैरियत तो है? इस वक्त क्यों जाग रही हो? मैंने कहा, नहीं, तुमने शोर किया, इससे आंख खुल गई। उसने जवाब दिया, हाँ मैं अभी आया था, आज देर हो गई। टिकट घर में मेरी चादर रह गई है, वो ही लेने आ गया हूँ। मैंने कहा, मगर तुम अभी थोड़ी देर पहले यहां से गुजर कर गए थे। उसने कहा, नहीं, मैं तो अभी आया हूं। मैं बजित थी कि नहीं, मैंने खुद आहट सुनी थी, तुम ही थे। वो मानने से इनकार कर रहा था। मैंने बहस नहीं की और वो चला गया। मगर मैं पुल की सीढ़ियों पर ही बैठ गई। मुझे लगा था कि कोई गुजर कर गया है, लेकिन उस मुलाजिम के अलावा कोई नहीं आता रात को। फिर मेरा वहम था क्या? हो सकता है कि मैं नींदों में हूं। मैं ऐसी कश्मकश में थी। अगले दिन रात भर न सोने की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा था। मैं स्टेशन पर मौजूद होटल में चाय लेने चली गई। इधर उधर लोग आ रहे थे, जा रहे थे। इस हुजूम में अचानक मेरी नजर उस पर गई। काली चादर में वो शायद कोई जवान लड़की थी। उम्र तकरीबन 20 साल होगी और हामला होने की वजह से वो एक मेज पर बैठी थी। मगर जो चीज मुझे खटकी वो उसका रोता चेहरा था। वो यहां वहां शायद किसी को तलाश कर रही थी। चेहरे से इस तरह वाजे महसूस हो रहा था। मैं उसके पास गई। वो मुझे देखकर एकदम पीछे हो। मैं समझ गई कि ये लड़की डर रही है। मैंने उसको पानी दिया। उसने एक सांस में पूरी बोतल पी ली। पानी पीने के बाद उसने रोते हुए कहा, मैं भूखी हूं, कुछ खाने को दे दो। मेरा दिल एकदम कट के रह गया। इस हालत में वो धान पान सी लड़की हिम्मत से बैठी थी। मैंने उसको खाना दिया। वो बार बार खौफजदा नजरों से चारों तरफ देख रही थी। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और अचानक उठकर जाने लगी। मैंने उसको हैरत से देखा और पूछा, क्या बात है, तुम मुझे बताओ तो। उस लड़की ने मुझे पलट कर देखा और बोली, मुझे बचा लो, मैं बहुत मुश्किल में हूं। मैं उसकी बातों से परेशान हो गई। अचानक ट्रेन का शोर उठा और गहमा गहमी में लोग ट्रेन में चढ़ गए। वो लड़की भी हुजूम का हिस्सा बनी। न जाने कहाँ गुम हो गई। मैंने चारों तरफ देखा, मगर वो लड़की मुझे कहीं नजर नहीं आई। आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन खाली हो गया, मगर मेरे जहन में उस लड़की का रोता हुआ चेहरा और उसका मुझे मदद के लिए पुकारना बार बार आ रहा था। काफी देर तक मैं उस लड़की के बारे में सोचती रही और फिर मैंने एक तरकीब लगाई और स्टेशन के सारे लोगों से उस लड़की के बारे में पूछा, मगर किसी ने भी उस लड़की के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे हैरत हुई कि कैसे किसी ने भी उसको नहीं देखा। मैं नलके के पास से गुजर रही थी जब मेरी नजर उस फकीर बाबा पर गई जो मेरी तरह ही यहां भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। मैंने सोचा कि ये तो इस जगह से एक मिनट के लिए भी नहीं उठता। बेचारा अपाहिज जो था, इसने जरूर उस लड़की को देखा होगा। हाँ, मैंने उस बाबा से पूछा कि यहां थोड़ी देर पहले ही एक हामला लड़की बैठी रो रही थी, उसको देखा है? उस बाबा ने कुछ सोचा और फिर बोला, हाँ, वो लड़की जो चादर में थी। मेरी आंखें चमक उठी और मैंने कहा, हाँ हाँ बाबा, वही। बाबा ने कहा, वो लड़की अकेले चलती हुई आई थी और आकर बैठ गई। बार बार उस कच्चे इलाके की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब लोगों का हुजूम स्टेशन पर जमा होने लगा तो उसने रोना शुरू कर दिया और फिर मेरा ध्यान नहीं रहा। मैंने कहा, बाबा, देखा तो होगा कि किसके साथ गई? उसने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। बाबा ने मुझसे कहा, तुम क्यों उस लड़की के बारे में इतना पूछ रही हो? मैंने कहा, बाबा, वो बेचारी बहुत मुश्किल में थी, मुझसे मदद मांग रही थी, लेकिन मैं उसकी मुश्किल समझ न सकी और वो अचानक गायब हो गई। सोचा इस स्टेशन पर किसी ने तो उसको बाहर जाते हुए देखा होगा, मगर किसी ने भी नहीं देखा। फकीर बाबा ने मेरी बात सुनी और कहा, अरे छोड़ो, तुम क्यों उलझन पाल रही हो, होगी कोई पागल। मैंने कहा, नहीं बाबा, मुझे वो हुलिये से अच्छी घर की लग रही थी, लेकिन उसका ख्याल मेरे जहन से नहीं जा रहा था। मैं पूरा दिन हर ट्रेन के मुसाफिरों को देख रही थी। औरतें थीं, लड़कियां, हामला सब थी, मगर वो मुझे कहीं नजर न आई। मैं उदास सी हो गई। न जाने वो किस अजाब से गुजर रही होगी।
2 दिन तक मैं उस लड़की की ताक में बैठी रही, मगर मेरे सामने ना वो दोबारा स्टेशन आई और ना ही उसके बारे में मुझे कोई खबर मिली। मौसम बदल रहा था। दिन में कहर की गर्मी होती और रात में ठंड। जल्द ही सब लोग अपने ठिकानों पर पहुंच जाते थे। मैं भी जल्द ही एक तरफ सोने के लिए लेट जाती। रात को सोते हुए मुझे लगा कि शायद कोई आहिस्ता आवाज में बात कर रहा है, मगर नींद का गलबा ऐसा तारी था कि मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं फौरन बेदार हुई और आंखें मसलते हुए अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगी, मगर मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैं आगे की तरफ देख रही थी जब मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। एक पल को मुझे खौफ ने आ घेरा, मगर मैं हिम्मत करके पलटी। सामने का मंजर देखकर मेरी जान हलक में आ गई। मेरे सामने एक दराज कद का आदमी खड़ा था। उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था। मैंने अपने बिस्तर के नीचे हाथ मारा कि वहां से टॉर्च निकालकर उसको देख सकूं, मगर वो मेरी तरफ देखकर तेजी से वहां से भागने लगा। मैंने उसको भागते देखा तो एक पत्थर उठाकर उसके पांव में दे मारा। वो लड़खड़ा गया, मगर जल्द ही संभल कर भागने लगा। मैंने भी सोच लिया था कि आज उसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। मैं हाँफती हुई उसके पीछे भाग रही थी। अब वो स्टेशन की हुदूद से दूर निकल आया। मुझे ठोकर लगी और मैं जमीन पर गिर गई। मैंने उठकर उसको देखा तो न जाने वो कहाँ गायब हो गया। मुझे हैरत हुई ये बात सोचकर। मैंने चंद एक कदम आगे बढ़कर देखा, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने जब इर्द गिर्द देखा तो मेरी बची खुची हिम्मत भी जवाब दे गई। मैं रात के इस वक्त वीराने में खड़ी थी। दूर दूर तक बंदा न बंदे की जात। मुझे उस जगह से खौफ महसूस हुआ। मैं फौरन वापसी के लिए पलटी, मगर फिर मुझे वही एहसास हुआ कि कोई पीछे से मेरी जाने पड़ रहा है। मैंने पलट कर देखा तो मेरे औसान खाता हो गए। मुझे लगा ये भयानक ख्वाब है। सामने वही आदमी खड़ा था, मगर उसके हाथ में काले रंग का बड़ा पत्थर था, और जिस रफ्तार से वो मेरी तरफ बढ़ रहा था मुझे यकीन हो गया था कि उस पत्थर से मेरी जान जाने वाली है। मैंने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। रास्ते में पत्थर, कांटे, क्या क्या था। मैं हर चीज को नजरअंदाज करते हुए भाग रही थी। उस वक्त मुझे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो बस अपनी जान की, जो उस वक्त खतरे में थी। मैंने भागते हुए पलट कर देखा तो वो अभी भी मेरे पीछे ही भाग रहा था। उसके पांव में शायद जख्म गहरा था, इसीलिए भागने में उसको दुश्वारी हो रही थी। मुझे लगा कि मैंने अपनी मदद आप की है जो उसको पत्थर दे मारा। कम से कम मुझे यहां से भागने और अपनी जिंदगी बचाने के लिए वक्त तो मिल रहा था। दूर तक भागने के बाद मुझे कहीं एक कोने में रोशनी नजर आई। मैं समझ गई कि यही स्टेशन का रास्ता है। मैं और भी तेजी से भागने लगी, मगर अचानक मैं किसी से टकरा गई। मैंने देखा कि कौन है वो जिससे मैं टकरा गई। वो स्टेशन का मुलाजिम था। मुझे कुछ ढारस मिली थी। उस मुलाजिम ने मेरी गैर होती हालत देखी तो परेशानी से पूछने लगा, क्या बात है, ऐसे क्यों हवा के घोड़ों पर सवार हो? मुझसे तो बोला नहीं जा रहा था। मैंने हाँफते हुए कहा, वो वहां, हाथ से इशारा किया, मगर वो मुलाजिम मुझे सहारा देते हुए एक मेज पर ले गया। वहां मुझे पानी लाकर दिया। मैंने वो पानी पिया। कुछ सांस बहाल हुई तो मैंने उस मुलाजिम को बताया कि मेरे पीछे जो आदमी था वो स्टेशन पर आया था। मुझे लगा कि कोई डाकू होगा जो नुकसान पहुंचाने आया होगा। मैंने उसका पीछा किया, उल्टा उसने मुझे ही जख्मी कर दिया। उस मुलाजिम ने कहा, वो बंदा कहाँ है? मैंने कहा, वो पीछे था, तुमने देखा नहीं क्या? मैंने इतना कहा था। उस मुलाजिम ने कहा, मुझे समझ ही नहीं आया था, वरना मैं उसको देख लेता। मैंने कहा, छोड़ो, अब क्या फायदा किसी भी बात का जब चिड़िया चुग गई खेत। मगर मैंने कुछ सोच लिया था। अगले दिन मैं पुल के पास बैठी थी। मेरी नजरें स्टेशन पर आते जाते लोगों पर थी, और अचानक मेरी नजर को वो दिख गया जिसका मुझे इंतजार था। मैं तेजी से नीचे उतरी और उस हामला औरत का रास्ता रोक गई। उस लड़की ने मुझे अजीब नजरों से देखा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और एक तरफ ले गई। उस लड़की ने मुझे अपने आप से छुड़वाने की कोशिश की, मगर मैंने नहीं छोड़ा। मैंने उस लड़की से कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं यहां लोगों को इकट्ठा न करूं तो मुझे बता दो, तुम हो कौन? मेरी बात सुनकर उस लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने ये बात वाज़ेह महसूस की। उस लड़की ने इर्द गिर्द देखा और कहा, मेरी मदद करो, मैं ये सब ऐसे नहीं कर रही। मैंने कहा, तो मुझे बताओ कि क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस लड़की ने कहा, हाँ वो अभी वो कुछ कहती कि अचानक ट्रेन आने का शोर हुआ और लोग बहुत तेजी से इधर उधर जाने लगे। धक्के लगने से मैं तवाजुन बरकरार नहीं रख सकी। वो लड़की भी उधर कहीं गुम हो गई। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई।
लोगों से बहुत पूछा मगर किसी ने नहीं देखा था। मुझे हैरत हुई कि कैसे वो लड़की गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गई। मैं तो इस बात को मानने से ही इनकार कर रही थी कि कैसे किसी ने भी नहीं देखा। मैं मुलाजिम के पास खड़ी थी जब मैंने देखा कि एक आदमी लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। मगर जो बात मुझे खटकी वो ये थी कि उस आदमी के उसी पांव पर चोट थी। मेरे जहन में रात वाली सारी सूरत हाल याद आ गई। मैंने जाकर उस आदमी को घेर लिया। वो वही बुजुर्ग था। मुझे हैरानी हुई मगर उस बुढ़े बाबा के चेहरे पर बला का सुकून था। मुझे देखकर उसने कहा, मैं जानता था तुम मुझे बहुत जल्द ढूंढ लोगी, मगर इतनी जल्दी ये नहीं सोचा था। मैं हैरान हुई कि उस बुढ़े को पता था कि मैं उसको तलाश कर रही हूं, तो मैं उस पर नजर रख रही थी। ये बात वो जानता था। मैंने कहा, देख बाबा, तू जो भी है अब मुझे पता चल गया। अगर तू चाहता है कि मैं कोई वबाल न करूं तो बता, क्यों उन मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? क्या बिगाड़ा है उन लड़कियों ने तेरा? मेरी बात सुनने के बाद उस बुढ़े ने कहा, तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मगर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने कहा, मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकती। उस बुढ़े ने कहा, अच्छा एक काम करो, अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है तो सुनो, उस मुलाजिम को बता दो कि तुम जा रही हो। अगर तुम्हें किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो तो जो चाहे मेरे साथ कर लेना। मैंने सोचा कि एक बार उस पर एतबार कर लूं, मगर एहतियातन मैंने उस स्टेशन वाले मुलाजिम को बता दिया कि क्या मामला है। मैं उस बुढ़े के साथ एक आबादी वाले इलाके की तरफ चलने लगी। थोड़े फासले पर चलकर मैं थक गई और मैंने उस बुढ़े बाबे से कहा, कितना चलना है? मैं थक चुकी हूं। मेरी बात सुनकर उस बाबा ने कहा, यहां से बस थोड़ा और आगे। मैंने कहा, ठीक है। थोड़ी दूर चलकर एक घर के पास वो बुढ़ा बाबा रुक गया। उस घर के दरवाजे पर ताला देखकर मैंने उस बाबा से कहा, इतनी दूर से चलकर आई और यहां ये ताला मुंह चढ़ा रहा है? बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया और घर के पीछे चल दिए। मैं भी उनके हमरा चल दी। घर के पीछे झाड़ियों की आड़ में एक और दरवाजा था। बाबा उस दरवाजे से अंदर चला गया। मुझे भी जाना पड़ा। थोड़ी सी मुसाफत के बाद एक कमरे में जाकर मैं रुक गई। कमरे में नीम अंधेरा था। अचानक पूरे कमरे में रोशनी छा गई। कमरे में मौजूद लड़कियों को देखकर मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। वहां 3 लड़कियां मौजूद थीं और तीनों ही हामला थीं। मैंने उनको देखा। वो लोग अच्छी शक्लो सूरत की थीं और नौउम्र भी थी। मैंने उस बाबा से कहा, ये सब क्या है? ये लड़कियां यहां क्यों हैं? उस बुढ़े ने कहा, यही तो मैं तुम्हें बताने वाला था कि ये जो लड़कियां हैं ये सारी मेरी अपनी हैं। मैंने तशवीश से उस बुढ़े को देखा और कहा, क्या कह रहे हो? सही तरह बताओ। उस आदमी ने इशारा किया और वो लड़कियां उठकर दूसरे कमरे में चली गई। मुझे ये बात अजीब लगी मगर मैं खामोश रही। उस बुढ़े बाबा ने कहा, इन लड़कियों का मेरे पास होना वाकई अजीब बात है, मगर हर बात के पीछे कोई कहानी होती है और उस कहानी को हर एक के सामने आया नहीं किया जाता। मैंने कहा, देख बाबा, ये सारी बातें मुझे न बता। सही कहूं तो मुझे घुमाना बंद कर और मुझे सच बता दे। उस बाबा ने कहा, ये लड़कियां मेरी कुछ नहीं लगती। हाँ, बस इंसानियत के नाते ये यहाँ हैं। ये वो लड़कियां हैं जो अपने घर से भाग जाती हैं, फिर उनके साथी उनको बीच राह में बेयार व मददगार छोड़ जाते हैं। मैं उनकी मदद करता हूँ और उनको यहाँ अपने पास ले आता हूँ। मगर यहाँ तुम जैसी सोच के लोग इस बात को बहुत मायूब समझते हैं, इसीलिए इन सब का यहाँ रहना सही नहीं है। मैं इनको दूसरे शहर अपने जानने वालों के यहाँ भेज देता हूँ। वो वहाँ उनको किसी के घर में या कहीं और काम पर लगवा देते हैं। ये सिलसिला पिछले 2 महीनों से चल रहा था। मैंने उस बुढ़े की बात सुनी और कहा, अगर ये बात है तो तुम झूठ क्यों बोल रहे थे कि वो बेटी थी तुम्हारी? उस बाबा ने कहा, मुझसे पहले कभी किसी ने ऐसी बात नहीं पूछी थी, इसीलिए झूठ बोला था, और सच बता भी देता तो कौन यकीन करता। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि परसों रात को स्टेशन पर क्या लेने आए थे? मेरी बात सुनकर अचानक वो बुढ़ा चुप हो गया और 2 मिनट बाद बोला, उस दिन जब अफसर आ रहा था स्टेशन पर तो मैंने अमले से पूछा था कि मेरे कुछ ज़रूरी कागजात वहाँ स्टेशन पर गिर गए थे। रात को सोचा कि कोई नहीं होगा, जाकर देख लूँ, मगर तुमने जो किया वो तो जानती हो। मैं सामने इसलिए नहीं आया कि लोग समझते कि मैं कोई चोर हूँ। मैंने कहा, ऐसी बात है तो आज तुम ये सब मुझे बता रहे हो, पहले बता देते। मेरी बात पर उस बाबा ने कहा, मुझे लगता था कि कोई न जाने क्या मतलब निकाले इस बात का। मैंने कहा, ठीक है, तुम ये अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन काम करने का तरीका दुरुस्त हो तो। कोई भी बात अगर गलत तरीके से की जाए तो उसका नतीजा भी गलत ही निकलता है।
बाबा ने कहा, अब तो तुम्हें पता चल गया ना, तो बस मुझे उम्मीद है कि अब तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। मैंने कहा, हाँ सही है, अब मुझे पता चल गया, वरना मुझे बहुत इश्तियाक था कि आखिर ये क्या राज है। मैं उस बाबा के घर से निकल आई। स्टेशन आकर मैंने मुलाजिम को सारी बात बताई तो उसको भी ये जानकर हैरत हुई, मगर इस बात पर यकीन करना अब मुझ पर था। उस मुलाजिम ने मुझे सोच में मुब्तला देखा तो बोला, अब बस करो, छोड़ो उस बाबा को, काम धंधा पकड़ो। मैंने सोचा कि हाँ, मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ इस बारे में, वो तो नेक काम कर रहा है, किसी लड़की को बरसरे रोजगार बना रहा है। मैं सारी बातें छोड़कर अपने काम में मसरूफ हो गई। रात गए तक थक हार कर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। सोते हुए मेरे जहन में अचानक एक ख्याल आया कि वो जो सारी लड़कियां थीं तकरीबन सारी ही हामला थी, और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि उनकी जिस्मानी हालत भी एक जैसी थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि सब एक साथ हामला हुई हो? और मैंने और उस बुढ़े आदमी ने कितनी देर बातें की, कोई भी लड़की दोबारा मेरे सामने नहीं आई। कुछ तो था जो मेरी आंखों से ओझल हो रहा था, मगर क्या ये बुढ़ा जितनी सीधी बातें मुझे बता रहा था, सब कुछ उतना सीधा भी नहीं था? और अगर कुछ था तो वो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा था? किसी न किसी तरह मुझे उस गुत्थी को सुलझाना था। मैं बैठी कड़ी से कड़ी जोड़ रही थी जब एक लड़की पर मेरी नजर गई। मैं हैरान हुई कि रात को यहां लड़की क्या कर रही है। मैं उस लड़की के पास गई और उससे पूछा, कौन हो तुम? वो लड़की बोली, मैं कहीं जा रही हूं, अकेली हूं। मैंने कहा, मगर तुम जा कहाँ रही हो? ये बात सुनकर वो लड़की अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी। मैं उसको रोता देखकर परेशान हो गई और बोली, क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं एक हफ्ते से यहां से वहां दरबदर फिर रही हूं। मेरे एक गलत कदम ने मुझे दर दर की खाक छानने पर मजबूर कर दिया है। मैंने कहा, ऐसा तुमने क्या कर दिया? तो उस लड़की ने बताया, मैं इस दुनिया के फरेब से बेखबर मोहब्बत पर यकीन कर बैठी और अपनों को छोड़कर किसी गैर के आसरे इस दुनिया से अलग दुनिया बसाने चल दी। मगर मुझे मालूम नहीं था कि मैं इंसानों से निकलकर दरिंदों के पास जा रही हूं। उसने मुझे इस्तेमाल किया और एक रात तन्हा छोड़ गया। मैंने उसको हर जगह ढूंढा, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने घर वापस नहीं जा सकती, निचली जात की हूं, पंचायत मुझे कत्ल करवा देगी। मैं खुद जीना नहीं चाहती, मगर ये नन्ही सी जान जो मुझ में सांस ले रही है, इसके लिए मैं जिंदा हूं। मुझे उस लड़की की सारी कहानी सुनकर अफसोस हुआ। मैंने पल में फैसला किया और उस लड़की को एतमाद में लेकर स्टेशन से दूर चल दी। उस घर पर दस्तक देना बेकार था, इसीलिए मैंने भी वही चोर दरवाज़ा इस्तेमाल किया अंदर जाने के लिए। मैंने आराम से दरवाज़ा खोला, मगर जैसे ही कमरे में कदम रखा, अंदर का मंजर देखकर मेरे पांव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा मैं कहीं गलत जगह पर आ गई हूँ, मगर वो सब सच था। वो पांचों लड़कियां उस वक्त बहुत गैर हालत में तकरीबन बेहोश पड़ी थीं। उनके लेटने के अंदाज से मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये लोग नशा करके लेटी हैं, मगर उनके जिस्म पर नज़र पड़ते ही मुझे सारी मंतक समझ आ गई। मैंने उस लड़की को वहीं चुप रहकर खड़े होने का कहा और ख़ुद उस घर के दूसरे कमरे में गई, जहां वो बुड्ढा भी नशे की हालत में पड़ा था, और उस कमरे में बहुत सी नशावर अद्वियात मौजूद थी। मैं अब सारी गुत्थी सुलझा चुकी थी। उस लड़की के हमरा जल्दी से वापस स्टेशन पर पहुंचकर मैंने स्टेशन मास्टर को सारी हकीकत बताई। सारी बात तफसील से सुनने के बाद उसने कहा, इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता, सुबह उठते ही हम उस जगह पर छापा मारेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मगर अभी चलकर सबूत तो जब्त कर लें। स्टेशन मास्टर 4 एहलकारों के साथ उस जगह पहुंच गए। सब कुछ जब्त करने के बाद पुलिस वालों ने उस बुढ़े को नशे की हालत में ही हथकड़ियां लगा दी। अगली सुबह रोशन थी, मगर उस बुढ़े के लिए नहीं। वो उठा तो सूरत हाल देखकर तकरीबन सुन हो गया। नशा अभी पूरा नहीं उतरा था। पुलिस वालों ने जब अपना रंग दिखाया, तब उस बुढ़े ने सारी बात बता दी। ये लड़कियां मेरी कुछ नहीं है, घर से भाग कर आती हैं। मैं अक्सर किसी बस के अड्डे या स्टेशन वगैरह पर इनके ऊपर तरस खाकर दिल का हाल जान लेता था, फिर इनको अपने घर लाकर नशे का आदी बनाता, और जब इन पर नशा गालिब आ जाता तो मैं इनसे जो काम कहता ये वही करती थी। ये नशा एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने में काफ़ी मददगार थी। वहां आगे मेरा दोस्त इनको उतार लेता और आगे किसी जिस्म फरोशी के अड्डे पर बेच देता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस औरत ने सब खराब कर दिया। मैंने उस बुढ़े से कहा, तुझे शर्म नहीं आई अपनी बेटियों जैसी लड़कियों के साथ ये सब करते हुए? तूने मुझे जो कहानी सुनाई, मैंने एतबार किया,
मुझे लगा तू लड़कियों का हमदर्द है, वो तुझ पर एतबार करती थी, और तू, लानत है तुझ पर। अगर कल रात में इस लड़की को तेरे पास अकेले भेज देती तो तू इसके साथ भी यही सब करता, मगर खुदा ने मेरे दिल में ख्याल डाला कि मुझे खुद जाना चाहिए। अच्छा हुआ जो मैंने अपनी आंखों से वो घिनौना मंजर देख लिया। अब उसकी सजा तुझे मिलेगी। कितनी मासूमों की जिंदगियां बर्बाद की हैं तूने, कितनी मासूमों की जिंदगियां बर्बाद की हैं तूने। सालिम इंसान, अपनी उम्र का ही ख्याल कर लेता। मेरा बस नहीं चल रहा था, वरना मैं उसको खत्म ही कर देती। पुलिस वाले उसको ले गए। मुझे खुशी थी कि अब उसकी कैद में कोई मासूम लड़की नहीं आएगी। जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता। एतबार करना बहुत आसान है, मगर किसी को एतबार में लेना और एतबार को कायम रखना ये बहुत मुश्किल है। लोगों को गलत ना समझे, मगर उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। एतबार करना अच्छी बात है, अंधा एतबार करना सरासर गलत है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।